तो है गाइस, कैसे हुआ आप लोग। तो स्वैलो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 402 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फाइनली वॉर टल चुकी होती है और इसी के साथ सारे 8 लॉर्ड्स वो आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि यार उन्हें पता होता कि यार फाइनली जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। जिसके साथ युआन जिंगमैंग को कहते हैं कि जिंगमैंग, यहाँ पर जितने भी टाइम स्पेस नेटवर्क हैं जो कि टूट चुके हैं वॉर के दौरान, उन्हें फिर से हमें बनाना होगा। जिसको देखकर लॉर्ड जिंगमैंग हेल्पलेसली कहते हैं कि यार उनको डिस्ट्रॉय करना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन उनको फिर से बनाना ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम क्रिएट करता है। अब यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि ऐसा किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी होते हैं ये छोटे से ही वर्ल्ड क्लस्टर्स को देख लो जहाँ पे टाइम एंड स्पेस डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो इसी को रिपेयर करने में ही एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ एपोज का टाइम लगने वाला है, जो कि लॉर्ड्स के लिए बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी थाउजेंड्स ऑफ एपोज कम नहीं होते हैं एक टाइम के मुताबिक से देखा जाए। अब ये भी बताया जाता है कि जब प्रैक्टिशनर्स डिसाइड करते थे कि हमें टेरिटरी को कहाँ लूटना चाहिए, मतलब घर कहाँ पे बसाना चाहिए, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इसी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को चूज किया जहाँ पे 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे जब एक साथ वो रहते थे तो टाइम एंड स्पेस का नेटवर्क बनाना उनके लिए आसान हो जाता है। अगर यही चीज़ें दूर दूर होती तो जिंगमैंग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। अब ये इसलिए काम आती है क्योंकि यहाँ पर रहकर वो आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, सेम टू सेम समझ लो कि एक बुलेट ट्रेन वर्सेस पैदल चलने जैसी हो जाती है अगर यहाँ पे टाइम एंड स्पेस नेटवर्क नहीं होता तो। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब जिंगमैंग के लिए इसको बनाना कुछ आसान होता है, लेकिन फिर भी इसमें थाउजेंड्स ऑफ एपोज का हार्ड वर्क होता है। जिसके साथ लू फेंग जिंगमैंग से कहता है कि ब्रदर जिंगमैंग, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो कोई भी हेसिटेशन बंद दिखाना, मुझसे पूछ लेना। अब यहाँ पे वुलन लू फेंग का जवाब देते हुए कहता है कि देखो, टाइम एंड स्पेस नेटवर्क को रिपेयर करने के लिए काफ़ी स्पेशल मटेरियल्स की ज़रूरत होती है और जिंगमैंग, लू फेंग तुमसे ज़्यादा वेल्दियर है, अब यहाँ पे उससे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी। मतलब यहाँ पे वो लू फेंग से कहना चाह रहा था कि देखो तुम गरीब हो, मतलब लू फेंग की गरीबी लॉर्ड बनने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हुई है। इसके साथ लॉर्ड जिंग यहाँ पे फाइनली कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। जिसको देख कर लू फेंग भी हैरान हो जाता है और वो कहता कि वो क्या है। तो ये सुनकर लॉर्ड जिंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं इसको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि यार ये जितने भी टाइम एंड स्पेस नेटवर्क्स हैं जो कि इन्फिनाइट स्पेस में हुआ करते थे, तो उसकी सबसे ज़्यादा डीप नॉलेज हुआ करती थी लॉर्ड जिंगमैंग हमेशा खुद से ही किया करते थे और यहाँ पर कोई लॉर्ड भी उसकी मदद नहीं कर पाते थे। लेकिन जब लू फेंग ब्रेक थ्रू किया था तो यार आगे चल कर लू फेंग, एक चीज़ तो पक्का है कि लू फेंग सेकेंड ह्यूमन डॉज को भी कंप्रीहेंड कर लेगा और आगे चलकर वो जिंगमैंग की मदद कर पाएंगे। इसलिए लू फेंग से उसने कहा कि मुझे आगे चलकर तुम्हारी मदद हो सकती है, क्योंकि यहाँ लॉर्ड जिंगमैंग ने फ्यूचर में देख रखा था कि लू फेंग ने आगे चलकर 2 डॉग्स जो कि लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस थी उन सबको बहुत ज़्यादा मास्टर कर रखा था, जिसकी वजह से लू फेंग की कॉम्बैट पावर्स भी बहुत भयंकर हो जाती है। लू फेंग की कॉम्बैट पावर्स अभी कह सकते हो कुछ भी नहीं है, जब लू फेंग डिस्ट्रक्शंस को भी सीख लेगा तो उसकी कॉम्बैट पावर्स यार बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी, जितनी कि उसकी लाइफ की कॉम्बैट पावर्स होती है उसमें तो लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन उसकी डिफेंसिव पावर्स जितनी है उतनी ही ऑफेंसिव पावर्स लू फेंग की हो जाएगी। इसके साथ लू फेंग हामी भरते हुए कहा था कि ठीक है, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ज़रूर बुला लेना। जिसके साथ ये भी बताया जाता है कि लू फेंग लॉर्ड जिंगमैंग का बहुत ज़्यादा खुशनसीब था, एडमायर करता था और यहाँ पर इसलिए करता था क्योंकि लॉर्ड जिंगमैंग ने पूरे के पूरे इंटायर प्रैक्सन फैक्शंस का बहुत ही योगदान दिया था। अगर यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैंग कभी भी लू फेंग से मदद मांगेंगे तो लू फेंग जरूर ही देगा। अब लॉर्ड जिन वो दूर से ही सारे नज़ारे को देख रहा होता है। लॉर्ड जिन और लू फेंग एक एक्सेप्शनल डुओ हुआ करते थे। अगर यहाँ पे लॉर्ड फेंग के सपोर्ट से देखा जाए तो लॉर्ड जिन अपने फॉरबिडन टेक्निक को बार बार यूज़ कर सकते थे अपने क्लोन को बर्न करके, जो कि उसके ऑर्डिनरी मूव से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। और लू फेंग काउंटलेस मूव्स को भी यार उसको सील की तरह प्रदान कर सकता है। मतलब ये हुआ कि यार उसकी पावर्स कभी ख़त्म नहीं होगी और लॉर्ड जिन की जो डिस्ट्रक्टिव पावर्स है वो बहुत ही भयंकर है, क्योंकि इस बंदे ने डिस्ट्रक्शन लॉ को मास्टर कर रखा है, जिसकी वजह से इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, जो कि यार ये सच में
का बहुत ही डेडली डुओ बना देती है। इसके साथ लॉर्ड मोमेंट भी वहाँ स्माइल करते हुए कहते हैं कि लू फेंग, अगर तुम जिंग मैंग की मदद कर रहे हो तो यार तुम्हें फ्यूचर में मेरी भी मदद करनी होगी। जिसके साथ लू फेंग भी रिप्लाई करते हुए कहता है कि जब भी मेरे पास टाइम रहेगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जिसके साथ लॉर्ड मिंग हुआंग भी स्माइल करती है और यहाँ पर लॉर्ड मिंग हुआंग को ये बात समझ में आ जाती है कि यार लू फेंग यार उसकी भी मदद जरूर करेगा, मतलब ये बंदी भी लू फेंग के प्यार के चक्कर में कहीं ना पड़ जाए। वैसे तो ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जिसके साथ लॉर्ड जिन, लॉर्ड मोमेंट और लॉर्ड मिंग हुआंग वो तीनों परफेक्टली सूट थे लू फेंग के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। अगर ये तीनों एक साथ कंबाइन वर्क करेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ बाकी के इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज से भी एक्सीड कर जाएगी। जिसके साथ युवान कहते हैं कि चलो अभी फोकस करते हैं अपने टेरिटरी को फिर से रीडिजाइन करने का, क्योंकि हमारे बहुत सारे टेरिटरी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो सारे लॉर्ड्स हामी भरते हैं और सभी अपने रास्ते चले जाते हैं ताकि वो अपने टेरिटरीज को फिर से डेवलप कर सके। इसके साथ हमें सीन चेंज का प्रैक्टिशनर टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मैसिव कंस्ट्रक्शंस हो चुकी थी और पूरी की पूरी फैक्शंस फाइनली पीस पे आ चुकी थी। मतलब यहाँ पे टाइम तो ऐसा बीत चुका था और सारी चीज़ें अच्छे से काम चलने लगी थी। इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस उन्होंने भी अपने काफ़ी ज़्यादा हेवी लॉसेस को सह रखे थे। आई स्पीक फैक्शंस उन्होंने भी अपने वॉर को हटा लिया था कि हम लोग वॉर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिशनर फैक्शंस को प्रोवोक नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे अपने लॉर्ड्स के पास 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स आ चुके थे, तो सभी आराम से चल रहे होते। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर ऑरिजिन वर्ल्ड डार्क वर्ल्ड क्लस्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केव रेजिडेंस को सील करके रखा गया होता है और वहाँ पे एक सिंगल बेंग आराम से बैठकर अपने कल्टीवेशंस में ध्यान देता हुआ कहता है कि होल्ड ऑन, मुझे ये रोक कर रखना ही होगा। और वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि अपने कॉन्शियसनेस में ही अपनी लाइफ एंड डेथ की बैटल लड़ रहा होता है। ये कोई और नहीं, पैलेस मास्टर युंग जियांग होते हैं जो युनलान सिटी के फाउंडर होते हैं। आपको तो याद ही हुआ कि ये कौन है, मतलब जब लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आया था, जो जिस सिटी में लू फेंग रुका था तो वही सिटी युनलान सिटी होता है और उसी के मास्टर पैलेस मास्टर युंग जियांग ही होता है। ऑफ कोर्स आपको याद आ ही गया होगा। अब यहाँ पे जब उन्होंने लू फेंग को इंट्रस्ट कर दिया था कि लो पूरा का पूरा युनलान सिटी तुम्हें ही संभालना है, तो उसके सारे क्लोन्स खत्म होके ओरिजिन वर्ल्ड के होम में आ चुकी थी और वो वहाँ पर अपनी मेमोरी पॉल्यूशन से फाइट करने में लगे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ उनकी जो मेमोरी पॉल्यूशन थी वो वीक होने के बजाय और भी स्ट्रॉन्गर होती गई थी और यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार इसको कैसे मिटाया जाए। यहाँ पर वो अपने कॉन्शियसनेस में फाइट करते करते ये भी भूल जाते हैं कि ये रियलिटी है या फिर किसी तरह का इल्यूजन हुआ करता था, लेकिन वो अभी तक लड़ रहे थे ताकि वो सरवाइव कर सकें। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं रिफ्यूज करता हूँ कि मैं यहाँ पे इतनी आसानी से गिव अप कर सकता हूँ। अब हर टाइम ये ब्रेक करता था तो इसे लगता था कि यार ये इल्यूजन खत्म हो चुकी है, लेकिन वो इल्यूजन के अंदर डूबता जा रहा होता है और उसे समझ में नहीं आता ये रियलिटी है या फिर इल्यूजन। जिसके साथ पैलेस मास्टर युंग जियांग बड़ी चिंतित होते हुए कहता है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, लगता है कि मैं यहाँ पर अब नहीं बचने वाला हूँ। पैलेस मास्टर युंग जियांग की कॉन्शियसनेस पूरी तरह से डीपली पॉल्यूट हो चुकी होती है, वो उनके विल को भी सप्रेस कर रही होती है। लेकिन तभी वो कल्टीवेशन में विलीन थे कि एक वॉइस उससे आकर कहती ब्रदर युंग जियांग। जिसको देखकर वहां पे कुछ नहीं होता तो बुम एक धमाका होता है और जो वहां पे एक पावरफुल फोर्स होती है तो वहां के सिर्फ के रेजिडेंस को भी तोड़ देती है और वहां पर सिर्फ अपना पैलेस मास्टर युंग जियांग ही बैठा होता है। इसके साथ वहां पर एक बंदा आता है जो कि बाहर से युंग जियांग को देखता है, जो कि कांप रहे होते हैं, मतलब कि उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही हावी हो चुकी होती है। और वो बंदा आकर कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज भी भेजा लेकिन तुम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तुम तो अपने ही केव रेजिडेंस के ऊपर से कंप्लीटली लॉस्ट हो चुके हो, उसे भी तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पर ये बंदा अपनी कल्टीवेशंस में इतनी ज़्यादा विलीन हो चुका था कि इसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो अपनी एक छोटी सी कॉन्शियसनेस से अपने केव रेजिडेंस को भी नहीं देख रहा था कि यहाँ पर कोई आ चुका है, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही था, उसने आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक ब्रू रॉब फिगर वाला बंदा आता है, ये ब्लैक रॉब वाला में नहीं है,
मतलब लू फेंग नहीं है, ये कोई और ब्लू रॉब्ड फिगर वाला बंदा होता है जो कि आते ही एक जेड बॉटल को निकालता है और वो ये कहता कि ब्रदर तुम्हारी फॉर्चुनेट तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसी के साथ वो उस जेड बॉटल को खोलता है और क्रिस्टलाइन ड्यू ड्रॉप उसके ऊपर गिराता है और यून जियांग की बॉडी उसे इंस्टेंटली एब्जॉर्ब कर देती है। अब जैसे ही वो क्रिस्टलाइन ड्यू ड्रॉप उसके साथ मर्ज होती हैं वो सीधे उसके सोल के साथ चली जाती है और सोल के अंदर जाते ही उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ और उसके पूरे पॉल्यूशंस को ख़त्म कर देती हैं और उसके स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देती है, जिसके साथ पैलेस मास्टर यून जियांग अपनी आंखों को फाइनली खोलते हैं और सामने अपने बंदों को देखते हैं जो कि यार उसकी फैमिलियर फेसेस ही होते हैं, जो कि यार कौन है उससे में कोई भी मतलब नहीं है। जिसके साथ यहाँ पे वो बंदा कहता है कि ये रियलिटी, मतलब यून जियांग फाइनली कहता है कि ये रियलिटी है ना। अब यहाँ पे वो पहले से अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था, उसे ये महसूस हो रहा था कि वो अपने पीक कॉम्बैट पावर्स को अनलीज कर सकता है। अल्दो उसके अंदर अभी भी थोड़ी मोड़ी मेमोरी कंटेमिनेशन थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और भी अपनी पावर्स को सरपास कर चुकी थी। मतलब कि अभी मेमोरी पॉल्यूशंस थी लेकिन उसकी सोल ही इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी कि मेमोरी पॉल्यूशन उसके सामने कुछ कर ही नहीं पा रही होती है। जिसके साथ पैलेस मास्टर यून जियांग अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स से पूछते हैं कि ब्रदर डू फेंग आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। तो वहाँ पे बंदा ये भी कहता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि चलता क्या है, और वो ये समझाते हुए कहता है कि मैं तो एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से कॉन्टेमिनेट हो चुका था और इसका सिर्फ काउंटर विल पावर्स को केजुअल से ब्रेक थ्रू करने से ही मिल सकता था, लेकिन आखिरकार मैं इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गया। और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी सोल पावर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो डू फेंग रिप्लाई करते हुए कहता है कि ये असल में जो जेड ड्रॉप था वो लाइफ ड्यू था, जिसे कि किसी और ने नहीं लॉर्ड लुओ फेंग ने दिया है और उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया है तुम्हें तक डिलीवर करने के लिए, और ये सिंगल ड्रॉप तुम्हारी सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं और कॉन्टेमिनेशंस को सप्रेस करवा सकती है। अब एक लॉर्ड के लिए किसी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को यार कॉन्टेमिनेशन से हटाना ये कोई भी ट्राइबल वाली मैटर नहीं थी, मतलब लू फेंग इसमें कोई पढ़ने वाली मैटर नहीं थी। लू फेंग इसमें आने की ज़रूरत पड़े, लेकिन यहाँ पे लू फेंग ने इसमें किया और यहाँ पर एक ड्रॉप दे दिया जो कि काफ़ी होती हैं। अब लू फेंग ये भी कहता है कि लॉर्ड लुओ फेंग ने ये भी कहा है कि अगर तुम्हें पूरी की पूरी मेमोरी पॉल्यूशंस को ही हटानी है तो तुम उससे डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स में पर्सनली जाकर विजिट कर सकते हो, वो पर्सनली तुम्हारे पॉल्यूशंस को मिटा देंगे जो कि सोल के अंदर मौजूद है। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जब तक तुम्हारे अंदर वो सोल पॉल्यूशन से तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, वो वीक होते जाएंगी, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग सोल और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और पॉल्यूशंस तुम्हारे लिए कोई भी नुकसान नहीं कर पाएंगी। एक्चुअली वो तुम्हारी फोर्स को और भी पावरफुल बना देगी, मतलब वो पॉल्यूशन तुम्हारे ऊपर और भी फायदा करेगी और तुम्हें पावरफुल बना देगी। पैलेस मास्टर यून जियांग ये सभी स्टन हो जाते सुनते हुए और वो कहते कि लॉर्ड लुओ फेंग, और यहाँ पे इसी के साथ वो कंफ्यूज भी थे कि आखिरकार ये क्या सच में लुओ फेंग की बात करें, क्योंकि जब से ये ओरिजिन वर्ल्ड में आए हैं इन्होंने एक्सटर्नल कनेक्शन से पूरी तरह से कट ऑफ कर लिया था, इन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि चल क्या रहा है। जिसके साथ डू फेंग एक्साइटमेंट और प्राइड के साथ कहते हैं कि रिसेंटली ही एक नया लॉर्ड इमर्ज हुआ है हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस में जिसका नाम है लॉर्ड लुओ फेंग, और लॉर्ड लुओ फेंग ने लॉर्ड युआन, लॉर्ड जिन और बाकी के साथ अलायंस बनाकर उन सारे वॉर्स को जो कि नेटिव ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शन से फाइट कर रहे थे उनको कंप्लीटली डिफीट कर दिया है और हमें इन पूरे के पूरे वॉर के अंदर विक्ट्री मिल चुकी है और हम जीत चुके हैं। जिसके साथ यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स जहाँ पे लॉर्ड लुओ फेंग का होमलैंड था वो भी बहुत बड़े डेवलपमेंट में जा चुका है और यहाँ पे डार्क होली रियलम पहले से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो चुका है। लॉर्ड लुओ फेंग की ट्रू फॉर्म यहाँ पर आती है, जिसके साथ वो अपने ट्रू फॉर्म से थाउजेंड्स ऑफ हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को क्लास किया करते थे कि लो पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, और साथ में वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स भी उनसे बार बार जाकर मिला करते हैं। अब ये सुनकर पैलेस मास्टर यून जियांग उनकी जो आंखें थी वो फट के निकल जाती है, मतलब उन्हें कुछ विश्वास भी नहीं हो रहा होता है और यहाँ पे वो सोचने लगते हैं कि वो लू फेंग, उसके बारे में वो जानता था कि वो कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शनली टैलेंटेड प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि यूनान सिटी के क्राइसिस को रिजॉल्व किया था और यहाँ पर वो एक हाईएस्ट लॉर्ड बन चुका है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस इन्फिनिटी वन टावर्स के अंदर। अब पैलेस मास्टर यून जियांग ये भी जानते थे कि यार जितने भी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म से उनके अंदर फ्लॉज मौजूद होते हैं, वो मर सकते हैं, लेकिन जितने भी लॉर्ड्स हैं वो इमॉर्टल होते हैं, वो कभी भी नहीं मर सकते हैं जब तक कि डाउज एग्जिस्ट करेगा और डाउ कभी भी मिट नहीं सकती है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
तो लॉर्ड सच में इमॉर्टल होते हैं। और यहाँ पे पैलेस मास्टर अपने पूरे लू फेंग के साथ जर्नी को रिकॉल करते हैं कि लॉर्ड लू फेंग वो कैसे हो सकता है। अब उस टाइम में यार लू फेंग की वो इमेंस पोटेंशियल्स को भी सेंस कर चुके थे कि लू फेंग की पोटेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इतनी कि वो पैलेस मास्टर वै यांग और पैलेस मास्टर गाइटो को भी सरपास कर चुके, इसलिए उन्होंने लू फेंग को 5 बिलियन हिनवन क्रिस्टल्स भी गिफ्ट किए होते हैं और इसी के साथ उन्होंने यूनलान सिटी को भी दे दिया होता है और यहाँ पर लू फेंग ने भी उसे बचाया होता है। तो कह सकते हो कि लू फेंग के ऊपर उसका आभार भी होता है और इस बंदे ने भी लू फेंग के ऊपर एक आभार दे दिया होता है 5 बिलियन देकर। मतलब कि यार बहुत बड़ी बात इतनी कर ली होती है। और ये 5 बिलियन हिनवन क्रिस्टल्स उसने उस वक्त दिए थे जब लू फेंग एक कमजोर सा बंदा हुआ करता था और उस वक्त लू फेंग के लिए काफ़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव सपोर्ट होती है, क्योंकि उस वक्त से पहले लू फेंग को एक हाई लेवल हिनवन लाइफ फॉर्म ब्लड लाइन को भी मिल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मतलब उसकी कॉपी तक नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से उसकी कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। जिसके साथ लू फेंग उससे कहता है कि लॉर्ड लुओ फेंग उससे तुम किसी भी टाइम, मतलब उन्होंने कहा कि तुम उससे किसी भी टाइम डार्क लेवल में जाकर मिल सकते हो, जिससे कि साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब यहाँ पे एक वीक प्रैक्टिशनर जो कि यार केज वर्ल्ड में भी अभी तक ट्रैप है, उसका लू फेंग के डायरेक्ट फॉर्म मतलब ट्रू फॉर्म से जाकर मिलना, ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रेयर होती। तो पैलेस मास्टर युंग जियामी कहते कि मैं समझता हूँ और यहाँ पर वो एक चीज़ समझ चुके थे कि उन्होंने जो पास्ट में लू फेंग के साथ किया है वो उसके ऊपर कितनी बड़ी फेवर है, वो कितनी ही ज़्यादा है। ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइम्स मतलब इन्फिनाइट कह सकते हो, उतनी ज़्यादा ग्रेटर फेवर्स अपने लॉर्ड जिंग मैंग ने लू फेंग के ऊपर कर रखे थे। और यहाँ पर लॉर्ड के ऊपर कोई एक फेवर को ले पाना ये उसी वक्त किया जा सकता है जब एक लॉर्ड अपने वीकर फेज में हो। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर डार्क ब्लड क्लस्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग सामने की तरफ देखता है, उसकी नज़रें पैलेस मास्टर युंग यांग को ही खोज रही होती हैं और यहाँ पर वो उसको लिक्विड भी कर लेता है। वहीं पर उसने उसको दिया था। यहाँ पे वो अपने सारे बंदों को मदद कर रहा था जो कि उसके वीकर से स्ट्रॉन्गर बनने की जर्नी में उसकी मदद की होती हैं। जिसके साथ लू फेंग फाइनली कहता है कि ये समय हो चुका है इटर्नल लैंड में जाने का। जिसके साथ लू फेंग एक सोच से ही अपनी एक कॉन्शियसनेस को हिनवन वर्ल्ड जो कि इटर्नल लैंड के क्लोजर होता है वहाँ पे फॉर्म कर देता है और वहाँ पर लू फेंग अपने फॉर्म को क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे लू फेंग अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को नहीं भेज रहा होता है। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ हुई जहाँ पे सच में मेन कॉम्बैट क्लोन की ज़रूरत होगी तो लू फेंग वहाँ पे ज़रूर भेजेगा। अब यहाँ पे क्लोन्स एनर्जी को बहुत स्लोली एब्जॉर्ब किया करते थे, इसलिए मेन कॉम्बैट क्लोन की स्ट्रेंथ को पाने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। इसलिए लू फेंग वहाँ पे क्या करता है कि इटर्नल लैंड के पास जो सबसे क्लोजेस्ट जगह होती है वहाँ पे अपने क्लोन को बना देता है ताकि वहाँ पर वो अपने क्लोन को इटर्नल लैंड के पास भेज सके। अब लू फेंग डायरेक्टली इटर्नल लैंड में अभी नहीं जा सकता है क्योंकि अभी लू फेंग उसमें गया नहीं होता है, इसलिए लू फेंग ने एक क्लोन को भेजा और क्लोन काफ़ी होती है। जिसके साथ लू फेंग अपने क्लोन को बनाता है। वहाँ पर वो क्लोन उस वर्ड से एनर्जी को खींचना शुरू करता है। क्लोन वो काफ़ी वीक होती है, इसी वजह से वो एनर्जी को काफ़ी स्लो एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। टाइम पास होता है और एक स्नो बॉल रोल करते हुए लू फेंग की तरफ आ रही होती है। लू फेंग उन सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लगभग अर्थ के एक दिन होने के साथ ही लू फेंग लफली 0.03% को रिकवर कर लेता है। मतलब अपने क्लोन में एक दिन के मतलब 24 घंटे में 0.03 एनर्जी रिजर्व्स को एक्यूमुलेट कर लेता है, जो कि लू फेंग की सबसे वीक क्लोन में से एक थी, लेकिन ये काफ़ी थी किसी भी वर्ल्ड क्लास हिनवन लाइफ फॉर्म्स को मारने के लिए। मतलब लू फेंग की इतने कमज़ोर क्लोन भी एक वर्ल्ड लेवल क्लास हिनवन लाइफ फॉर्म्स को आराम से मार सकती है, मतलब ग्रुप्स को भी आराम से इजली मार सकती है, जो कि इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि लू फेंग की रिकवरी स्पीड तो कुछ ज़्यादा स्लो है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि लू फेंग ने जो 1 दिन का टाइम बिताया है वो अपने से कुछ ज़्यादा ही दूर में बिताया होता है और यहाँ पर लू फेंग की पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम होती। क्लोन तो कुछ नहीं था, बस वो फॉर्म हो रही थी, इसी वजह से लू फेंग की जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन की स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी होती। जिसके साथ लू फेंग अपने क्लोन को इटर्नल लैंड की तरफ भेजता है, जिसके साथ लू फेंग उधर जाने लगता है। अब ये भी बताया जाता है कि इटर्नल लैंड के अंदर एक ऑपरेसिव फोर्स होती है जो कि जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ही टेरिफाइंग तरीके से लगाती है। यहाँ तक कि लू फेंग की जो अभी
जो क्लोन होती है उसमें 0.03 एनर्जी रिजर्व होती है, लेकिन वो काफ़ी थी उसके फोर्स को सहने के लिए। अब लू फेंग वहाँ पे जाना शुरू करता है अपने सारे फोर्स को यूज़ करते हुए। वो बड़ी ही जल्दी वहाँ पे पहुँच जाता है। और लू फेंग जाता है तो बूम, वहाँ पे लू फेंग के ऊपर भी प्रेशर लगना शुरू हो जाती है। लू फेंग की भले ही 0.03% एनर्जी रिजर्व थी, लेकिन वो लॉर्ड मोमेंट के टोटल एनर्जी के 3% के बराबर होती है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लू फेंग को ऐसा लग रहा था कि उस पर प्रेशर लग रही है। यहाँ पे लू फेंग एक चीज़ अच्छे से जान जाता कि इस एनवायरनमेंट में सिर्फ ह्यूमन एंसेस्टर लेवल और लॉर्ड लेवल लाइफ फॉर्म्स ही आ सकते हैं। वर्ल्ड लेवल आए तो इजीली क्रॉस होके धूल बन जाएंगे, वो कुछ भी यहाँ पे टिकी नहीं पाएंगे। इसके साथ लू फेंग वहाँ पे जाने लगता है। तो लू फेंग जैसे ही वहाँ पे जाता है तो सेंटर में एक बहुत बड़ी प्लेन होती है, जहाँ पे एक सिंगल एंशिएंट राउंड टेबल मौजूद होती है, जिसपे कि टोटल 29 सीट्स होती है। और तभी वहाँ पे एक वॉइस आकर कहती है कि लॉर्ड लू फेंग आ चुके हैं। अब वो लू फेंग का स्वागत करने के लिए आता है। और इसी के साथ हमें कैप फ्यूजी को दिखाया जाता है, जिसको कि आपने ऑलरेडी देख रखा होगा आई स्पीक फैक्शंस में, जहाँ पे वो कहता है कि हमने आपके सीट को काफ़ी लंबे अरसे से संभाल के रखा, लेकिन आप इतनी देर बाद क्यों आए। और लू फेंग का अच्छे से वेलकम करता है, जिसके साथ एक एक करके बाकी के लोग भी आना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर वही लोग आ पा रहे होते हैं जिन्होंने कि अपने सीट पे अपने मार्क को लगा रखा था। और यहाँ पर जिन्होंने भी मार्क लगा रखा होगा तो वो इटर्नल लैंड में बस अपनी एक सोच के साथ अपीयर हो सकते, उन्हें क्लोन बना के भेजने की ज़रूरत नहीं थी। और बहुत ही जल्दी यहाँ पे 28 फिगर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे उनमें से 7 लॉर्ड्स थे प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर, 4 थे 9 सॉवरिन्स जो कि इनेट इन वन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के थे, 12 थे आई स्पीक फैक्शंस और 5 सॉलिटरी बीइंग्स जो कि अकेले में काम किया करते हैं। टोटल में 29 सीट्स है और 28 तो फुल हो चुकी है। और लास्ट में अपना लू फेंग, मतलब एक चीज़ था, मतलब ये बता कि अगर लास्ट में अगर कोई और आकर उस सीट पर बैठ जाता, कोई और इमॉर्टल बीइंग बन के उस सीट पर बैठ जाता, तो क्या लू फेंग को इटर्नल लैंड में जगह नहीं मिलती। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि यार वहाँ पे 30 सीट्स हो, लेकिन यार अभी तक 29 सीट्स नहीं फिक्स हो। अगर वहाँ पर कोई और आकर बैठ जाता लू फेंग को तो जगह नहीं मिल पाती, मतलब लू फेंग का एक बहुत बड़ा चांस खत्म हो जाता। अब यहाँ पे जितने भी बंदे आते हैं वो सभी लू फेंग की तरफ ही देखने लगते हैं। लू फेंग भी अपनी सीट की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे उसकी पावर्स को महसूस करता है। एक सिंगल थॉट में वो उस जगह को रिफाइन कर देता है। और जैसे ही लू फेंग वहाँ पे रिफाइनमेंट कंप्लीट करता है, लू फेंग सारे 28 बैंक जो कि इटर्नल लैंड में होते हैं उन सभी को सेंस कर पा रहा होता है। और तभी एक स्ट्रेंज की जो कि कोई और नहीं मॉक्जी होता है, वो कहता है कि चलो हमारे अंदर एक और बंदा ज्वाइन हो चुका है, लॉर्ड लू फेंग। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि जितने भी बाउंडलेस इन्फिनाइट इन वन स्पेस के अंदर जो इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं उन्हें इटर्नल चेस प्लेयर के नाम से जाना जाता है। बाकी के जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं जो कि इमॉर्टल नहीं हैं, वो तो यार यहाँ पे मरने के लिए ही बने हुए होते हैं और वो ख़त्म भी हो सकते हैं। जो सिर्फ इटर्नल है सच का, वो यहीं पे रह सकते हैं। और आज फाइनली लास्ट लू फेंग ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे हो सकता है कि जब लू फेंग ने यहाँ पे कुछ ज्वाइन किया है तो यहाँ पर कुछ मिस्ट्रीज हो, क्योंकि सीट फाइनली फुल हो चुकी है। और जब लू फेंग यहाँ पे ज्वाइन करे तो हो सकता है कि हमें इटर्नल लैंड के कुछ मिस्ट्री के बारे में पता चले, और हो सकता है कि लू फेंग इस इटर्नल लैंड को भी रिफाइन कर ले। मतलब कुछ भी पॉसिबल है, मैं तो कुछ भी बक सकता हूँ, राइटर के ऊपर है। मतलब कि यहाँ पे कुछ सीक्रेट जरूर रिवील होने क्यों आएंगी और इटर्नल लैंड में कुछ जरूर अलग सा हो सकता है, जो कि हो सकता है कि राइटर ऐसा करे, लेकिन मुझे भी नहीं पता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।